हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। हमारे GBTI ई लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चल रहा है साइंस 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट, हमारे परिवेश में द्रव्य, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। डुअल लैंग्वेज में हमारा चलता है, हिंदी इंग्लिश, किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये है हमारा लेक्चर थर्ड, जिसमें हम आज जानेंगे सॉलिड से गैस बनने के प्रोसेस को, यानी ठोस से गैस के बनने के प्रक्रम को, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, और उसका उल्टा भी, गैस से सॉलिड बनने के प्रक्रम को, प्रोसेस को। ठीक है, तो हमारा अब तक क्या हो चुका है लेक्चर सेकंड तक? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके अलावा सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, ठीक है, बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, इसके अलावा वाष्पन, इवापोरेशन, वेपराइजेशन जिसको बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग या मेल्टिंग, गलन बोलते हैं उसको, और उसके उल्टे को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन यानी हिमीकरण। हिंदी इंग्लिश किसी में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन बहुत ही सिंपल है। सब्लिमेशन का मतलब है ऊर्ध्वपातन हिंदी में, यानी ठोस से सीधा गैस बनना, सॉलिड से सीधा गैस बनना। अब ऐसे कौन कौन सी चीजें आपने देखी हैं जो सॉलिड से सीधा गैस बनती हों? वो हैं आपकी बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। सबसे सिंपल जो इसका एग्जांपल है वो है कैम्फर। कैम्फर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कपूर। कपूर को आप जलाएंगे कभी तो वो सीधा क्या बनेगा? ठोस होता है, वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है। उसे आप जलाइए, सीधा क्या बनेगा? गैस बनेगा। कोई लिक्विड नहीं बनेगा उसका, कोई द्रव नहीं बनेगा, कोई तरल पदार्थ उसका नहीं बनता है, सीधा वो गैस बनता है। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपका। इसके अलावा जो आपको याद रखने हैं, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या होता है? नेफ्थलीन को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन ही बोलते हैं। वॉशरूम्स में, टॉयलेट्स में जो सफेद सफेद कलर की गोलियां होती हैं, वो जो डाली जाती हैं, वो नेफ्थलीन होती हैं। आपसे डालिए और शाम को जाइए तो आपको गायब मिलेगी या छोटी छोटी मिलेंगी। तो वो सॉलिड ठोस पदार्थ की होती हैं, वो सीधा वो क्या बनती हैं? गैस बनती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सॉलिड स्टेट का, ठोस अवस्था का, वो सीधा किस में परिवर्तित होता है? गैस में। ये आपने कहाँ देखा है? ये आपने देखा है आइसक्रीम वाले की रेहड़ी पर। जिस आइसक्रीम को वो रखते हैं, जिस टब में रखते हैं, उसमें जो बर्फ होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में होती है। उसे आप अगर बाहर निकालेंगे तो सीधा किस में परिवर्तित होगी? गैस में। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जो बर्फ होती है पहाड़ों पे जो ऊपर से गिरती है, जिससे खेला जाता है, मूवीज में आपने देखा होगा, वो भी क्या है? वो भी सीधा सॉलिड से गैस बनती है, लिक्विड नहीं बनता वो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेकंड चैप्टर में हेल्प करेगा। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और आयोडीन। 4-5 पदार्थ आप याद रखें। आयोडीन भी क्या होता है? सॉलिड से सीधा क्या बनता है? वो गैस बनता है। आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2। ठीक है, तो ये था आपका सब्लिमेशन, सॉलिड से सीधा गैस बनना। अब इसके उल्टे होने को क्या कहेंगे? मतलब अगर आप गैस से सॉलिड बना रहे हो तो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में डिपोजिशन। गैस से सॉलिड बनाने को। इसका एग्जांपल हो सकता है कि ठंडे जो देश हैं, बहुत ठंडे, तो वहां पर आपका जो हवा में मॉइस्चर है, नमी है, जो दिखाई नहीं देता, वो बर्फ के टुकड़ों में, छोटे 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 टुकड़ों में, खिड़कियों पे जमा हो जाता है। हमारे देश में ज्यादा ठंडे इलाके नहीं है, इतने ठंडे इलाके नहीं है कि वो हम ऑब्जर्व कर पाए। कहीं कहीं पे हो भी जाए, ठीक है, बहुत ठंड पड़े तब ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे शिमला जो जगह है वहां पर ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए शिमला जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर पे ही हम इन चीजों को समझ रहे हैं। तो लेकिन जो ठंडे देश है वहां पर तो ये होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा आपने सर्दियों में भी देखा होगा कि खिड़कियों पे पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, तो गैस से लिक्विड बन रहा है वो। कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, संघनन बोलते हैं इसको। तो प्रोसेसेस जो हैं आपके, प्रक्रम जो हैं, सॉलिड से गैस बनना, गैस से लिक्विड, सारे हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी वाले हिंदी में याद करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद करें। डिपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है यही। अगर वो गैस बन रहा है तो वापस वो सॉलिड भी बना होगा, तभी तो बर्फ आपकी आइसक्रीम के ठेले में रखी। तो ये था आपका सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा था ताप का प्रभाव। ताप से क्या हो रहा था? टेम्परेचर चेंज होने से सॉलिड से लिक्विड हमने बनाया था, लिक्विड से
गैस हमने बनाया था। फ्यूजन, गलन, वाष्पन यानी वेपराइजेशन। इसमें हमने जो चीज याद की थी वो रखी थी कि जो बर्फ होती है यानी पानी जब सॉलिड स्टेट में होता है उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो पानी है आपका यानी वाटर H2O इन लिक्विड स्टेट, इसको पानी बोलते हैं, इसका हमें क्या याद रखना था? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाष्पन, क्वथनांक, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पन, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होता है आपका, जो ये प्रक्रम होता है आपका वाष्पन का, ये कौन से प्रेशर पे होता है, कौन से दाब पर होता है? 180 m, इसको वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, दाब कहाँ आता है? दाब वहीं आता है जहां पर आपका गैस रोल में आता है, खेलने में आ जाए, अगर गैस का टुकड़ा आ जाए किसी भी प्रोसेस में तो वहां पर दाब का प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो दाब का प्रभाव यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में? हम उल्टा करने जा रहे हैं, कंडेंसेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, संघनन। पूरा नहीं पढ़ना, बस हम ये जान रहे हैं कि अगर आपको गैस को लिक्विड में चेंज करना हो, लिक्विड से तो गैस हमने चेंज कर दिया, जला दो लिक्विड को, आग लगा दो, वो हो जाएगा, वाष्पन बन जाएगा वो। ये हमारा वाटर साइकिल होता है आपका। पानी जो है बर्फ से पिघल के पानी बनता है और पानी फिर उबल कर, नेचुरल प्रकृति जो करती है, आपका वाष्प होके ऊपर जाता है क्लाउड्स में, बादलों में, फिर बारिश के द्वारा वापस आता है, ठंडा होता है, फिर बर्फ बनता है। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है हमारे प्रकृति में। ये खत्म हो गई अगर, तो हमारा पानी का जो सोर्स है, जो आपके स्रोत हैं, वो कम हो जाएंगे। बर्फ भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, और पानी का जो वाटर वेपर है, जल वाष्प, वो भी जरूरी है। तो संघनन कैसे होता है? जब आप उल्टे आएंगे, गैस से लिक्विड बनाना ना, ऐसे जब आप ऐसे चल रहे थे तो पानी को जब जल वाष्प आप बना रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ताप बढ़ाओगे तभी तो ये होगा। पानी को जल वाष्प बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता थी, तब वो आपका वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उल्टे आओगे तब ऑफ कोर्स आपको ताप, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, और प्रेशर को, ये प्रोसेस तभी हो सकता है जब आप प्रेशर को बढ़ाएं, ठीक है। ये आपका पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है? जिसे आप दबाएंगे, इसको नीचे दबाएंगे तो प्रेशर ऑफ कोर्स बढ़ेगा। आप किसी भी चीज को दबाएंगे तो उस पर प्रेशर, दाब जो है वो बढ़ेगा। तो इसमें कोई गैस होती है, तो इंडस्ट्री में जब इसको नीचे दबाया जाता है तो गैस पर प्रेशर बढ़ता है, और टेम्परेचर अगर हम वहां पर कम कर दें, ठंडा कर दें, तो आपका गैस से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। यानी गैसों को द्रवित कैसे किया जाता है? ताप को घटाकर और दाब को बढ़ाकर, प्रेशर को इंक्रीज करके, एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये बस पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन यानी वाष्पन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रक्रम है, प्रोसेस है, बहुत जरूरी, जो हमारा नेचर में होता है, हमारे साथ भी होता रहता है। पसीना आना, ठीक है, तो पसीने को कम कैसे करते हैं हम, मतलब उससे कैसे हम जूझते हैं, टैकल करते हैं उसको। इसके अलावा कपड़ों का सूखना, चाय पीना, ठीक है, दूध पीना, ये सब जो है वाष्पन की ही प्रक्रिया में आता है, इवापोरेशन। तो ये तो हमें पता है इवापोरेशन क्या होता है। लिक्विड यानी द्रव किसमें चेंज होता है? आपका गैस में। और वापोरेशन बॉइलिंग, जरूरी नहीं कि आप बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे, उससे पहले भी कई बार ये हो जाता है, आपका सीधा लिक्विड से क्या बन जाएगा? वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज कहाँ होती है? ये चीज कहाँ हो सकती है? ये चीज हो सकती है पहाड़ों पे। पहाड़ों पे आपका पानी जल्दी उबल जाता है दाब के कम होने के कारण। जब आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ। तो वहां पर जो सांस लेने में दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसका जो दाब है वो कम है। हम जो सांस लेते हैं वो लेते हैं 180 m पे। वायुमंडलीय दाब की जो वैल्यू है, जो संख्या है, वो क्या है? 180 m। तो ये वहां पर कम होता है पहाड़ों पे, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलने पड़ते हैं अपने साथ। तो वहां पर दाब कम होने की वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसीलिए पानी जब हम उबालते हैं
पहाड़ों पे वो जल्दी उबल जाता है। इसीलिए प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है ताकि टेस्ट में कोई चेंज ना हो। आपको खाना पहाड़ों का उतना पसंद नहीं आएगा जितना हमें अपने घर पे आता है, या फिर वो बनाते हैं इस तरीके से, वो पसंद नहीं आए। ठीक है, तो भाई इवापोरेशन वाटर का आप जानते हो, जो नदी है वाटर साइकिल, ऑफ कोर्स ये वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके तमाम एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो अपने आसपास। तो यही है, द्रव का वाष्पन में परिवर्तित होना, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, वाष्पन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो और मान लो आप पहले से गर्म इलाके में रहते हो, तो पानी तो जल्दी उबलेगा ही उबलेगा। रेगिस्तान में पानी उबालोगे तो जल्दी उबल जाएगा, वो ऑलरेडी इतना गर्म होगा, उसे भाप बनने में ज्यादा दिक्कत लगेगी नहीं। तो इवापोरेशन यानी वाष्पन की जो दर है यानी रेट, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवापोरेशन की जो रेट है, वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। इसमें कोई ज्यादा दो राय वाली बात ही नहीं है। अगला है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसका एग्जांपल है, आप एक कप लीजिए, उसमें उतनी चाय या दूध डालिए, मान लो 1 लीटर है, और आप एक प्लेट लीजिए। ठीक है, इसमें दूध डाला आपने, ये भी 1 लीटर ही है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्लेट में इसलिए डाला जाता है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए, और इसमें आप डालेंगे तो देखिए इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये हिस्सा इसके मुकाबले कम है। तो जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा इवापोरेशन की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, इवापोरेशन अगर आपको बढ़ाना है तो सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप बढ़ा दीजिए, वाष्पन की जो दर है, इवापोरेशन की जो रेट है, वो बढ़ जाएगी। अगला है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, वायु की आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। मान लीजिए आपको कपड़े सुखाने हैं और उस दिन नमी ज्यादा है। नमी क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, हवा में जो पानी होता है जो दिखाई नहीं देता, वो अगर ज्यादा होगा तो आपके कपड़े सूखने में दिक्कत होगी, क्योंकि पानी ज्यादा है, हमें वो तो हटाना है। कपड़े सुखाने के लिए आप क्या करेंगे, कपड़ों में जो पानी है उसको उड़ा देंगे, वो दिखेगा भी नहीं उड़ते हुए। लेकिन जब कपड़े सूखते हैं तो उसमें पानी थोड़ी ना होता है, अगर है तो ढंग से सूखा नहीं है। तो पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में, वो किस में परिवर्तित होगा, गैसेस अवस्था में, सॉलिड में थोड़ी ना होगा, बर्फ थोड़ी ना बन जाएगा, धूप आ रही है तो। ठीक है, तो यही है कि जब आपकी आर्द्रता यानी हवा में जो पानी है वो कम होगा तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्योंकि पानी कम हो गया, पानी कम करना है। पानी ज्यादा होगा, हवा में नमी ज्यादा होगी, तो इवापोरेशन की जो रेट है, वाष्पन की जो दर है, वो कम हो जाएगी। तो नमी जो है, ह्यूमिडिटी, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अगर आपको इवापोरेशन की रेट, वाष्पन की जो दर है, वो बढ़ानी है तो। ठीक है, सिंपल था। तो आपसे पूछ लेगा कि कपड़े कब जल्दी सूखते हैं, कब जल्दी सूखते हैं, जब नमी कम होती है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा। अगला है विंड स्पीड यानी पवन वेग। विंड किसको बोलते हैं, चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं। ठीक है, एयर जो फ्लो करती है उसको हम विंड बोलते हैं। तो पवन वेग, वेग मतलब स्पीड या वेलोसिटी। तो मान लीजिए हवा चल रही है जो दिखाई नहीं देगी। अब मान लो यहाँ पर पानी प्रेजेंट है आपका, पानी के छोटे छोटे मोलिक्यूल्स हैं जो दिखाई नहीं देंगे। ऑफ कोर्स हवा नहीं दिखाई देती तो मोलिक्यूल्स, परमाणु, अणु कैसे दिखाई देंगे। तो जब हवा चलेगी तो इनको अपने साथ में बहा ले जाएगी। आप कूदिए नदी में, बाढ़ में कूदिए, आप बह जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर है, जो दिखाई नहीं दे रहा, बाढ़ दिखाई देती है। ठीक है, बस ये अंतर है, तो ऐसा करना नहीं। तो यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए आपने कपड़े सुखाए या आपने तार पे अपनी टी शर्ट टांग दी, और पानी जो है, हाँ नमी थी, मान लो नमी थी, लेकिन नमी तो होगी यार, ऐसा बहुत कम होता है जब नमी आपकी बहुत कम हो। ठीक है, नमी होती है, तो हवा बही,
इनको उड़ा के अपने साथ ले गई। तो आपके कपड़ों के आसपास जो पानी था वो तो कम हो गया, जो दिखाई नहीं दे रहा, मॉइस्चर नमी जो थी वो कम हो गई। और हमें यही तो चाहिए था, नमी अगर कम होगी तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए जब आपका जो विंडी डे होता है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हवा वाले दिन अधिक जल्दी सूख जाएंगे। विंडी डे पर जब आपकी हवा ज्यादा होगी, हवा फ्लो कर रही होगी, एयर फ्लो कर रही होगी क्विकली, तो आपके क्विकली मतलब क्या, हवा जब चल रही होगी तो आपके कपड़े क्लोथ्स विल ड्राई क्विकली। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपसे कि भाई वेट क्लोथ्स ड्राई मोर क्विकली ऑन अ विंडी डे, क्यों होता है ऐसा, धुले हुए गीले कपड़े हवा वाले दिन अधिक जल्दी क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि इवापोरेशन की दर, वाष्पन की दर यानी रेट इंक्रीज हो जाती है, तो विंड स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इतनी भी ज्यादा नहीं करने कि कपड़े ही उड़ जाए। ठीक है, अगला है कूलिंग कोज्ड बाय इवापोरेशन, वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न शीतलन। तो ये एक फैक्ट यानी बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर आधारित है कि जब मान लो आप किसी द्रव को, देखिए वाष्पन यानी इवापोरेशन किसका होगा, लिक्विड का होता है। इवापोरेशन किसका होता है, लिक्विड का होता है। और वो किस में परिवर्तित होगा, गैस में, वो द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होगा, इसी को वाष्पन बोलते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा चीज है जो गिरते के साथ ही थोड़ी देर बाद हवा बन जाए, वाष्प हो जाए, वाष्पीकरण हो जाए, उसका इवापोरेशन हो जाए, इवापोरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो परफ्यूम है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब आप उसे हाथ या कहीं लगाते हैं फिर वो उड़ जाता है, सुगंध छोड़ देता है, अपनी महक छोड़ देता है, स्मेल छोड़ देता है। तो होता क्या है कि वो लिक्विड आसपास से, आप हाथ पे लगा रहे हैं या कहीं पे भी आपने डाला, वो आसपास से ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। और अब अगर इसमें एनर्जी चली गई, ऊष्मा, कौन सी ऊष्मा है वो, हीट यानी ऊष्मा, ऊर्जा जो है, ऊर्जा का नाम क्या है भाई, ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, वो अब आसपास से ले लेगा। और अगर मैं आप में ऊष्मा डाल दूं, मैं आप में गर्मी डाल दूं बहुत ज्यादा, तो आप क्या हो जाओगे, आप गर्म होना स्टार्ट हो जाओगे और जलना स्टार्ट हो जाओगे, शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो यही है कि वो आसपास से आपकी ऊष्मा ले लेता है और अपने आप को वाष्प में परिवर्तित कर लेता है। तो यही आप ये लिखा हुआ है, जिसे वह स्पर्श करता है, विच इट टचेस। हवा में भी डालोगे, स्प्रे को हवा में भी आप करोगे तो भी वो अपने आप ही वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। निकलेगा तो लिक्विड, आपने बटन दबाया तो निकलेगा तो लिक्विड, द्रव में निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुछ ही सेकंड में आपका उड़ जाएगा वाष्प बनकर। तो यही है, वो सराउंडिंग से, आसपास से अपना ऊर्जा, ऊष्मा वाली ले लेगा, हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहला एग्जांपल है इसका, पेट्रोल को या ईथर वही होता है जो परफ्यूम होता है, उसमें ईथर ही होता है। ठीक है, उसको अगर आप, पेट्रोल हो गया आपका, ईथर हो गया, अपने हथेली पर रखते हो, आपने यहाँ पे डाला, एक बूंद डाली, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपके हथेली से और या फिर उसके आसपास से जहां पर भी वो टच होगा वहां से वो क्या ले लेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अपने अंदर ऊष्मा ले लेगा आसपास की चीजों से और अपने आप को क्या परिवर्तित कर लेगा, एयर में यानी वेपर में यानी वाष्प में। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है आपका कि जो आपका लिक्विड से वेपर स्टेट होने के लिए जो चीज चाहिए, पेट्रोल को क्या चाहिए, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब वही एनर्जी जो है आपकी, हीट एनर्जी है, उसको उतनी एनर्जी तो चाहिए होगी ना जितना वो वाष्प में परिवर्तित हो सके, तो उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। उतना तो उसको ऊष्मा चाहिए ही, तो आपके हाथ से प्राप्त कर लेता है वो। ठीक है, और इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती कि आपके हाथ की सारी ऊष्मा चली जाएगी, आपका हाथ ठंडा पड़ जाएगा, सून हो जाएगा और लटक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला एग्जाम्पल है, ये है आपका अर्थन पोर्ट का एग्जाम्पल। ये सारे आपके बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, मटका जो है उसमें पानी को रखा जाता है और मटका क्या रखता है, पानी को ठंडा रखता है। इसका रीजन ये है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र बोलते हैं इनको हिंदी में, छिद्र होते हैं। ये लगातार पानी को उड़ाते रहते हैं। पानी किस में होता है, द्रव अवस्था में, और किस में परिवर्तित करते रहते हैं छिद्र, गैसेस अवस्था में। तो गैस में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा चाहिए,
तो यहाँ से जो पानी है इसमें, इससे ऊष्मा ले लेते हैं, और अगर किसी चीज ने हीट एनर्जी लूज करी, ऊष्मा अगर अपने अंदर से गंवाई, वो चीज ठंडी पड़नी ही पड़नी है। आप खुद ही अपने ऊपर देखो, अगर आप अपनी एनर्जी को निकाल दोगे तो आप ठंडे पड़ जाओगे, ठीक है, और अगर आप गेन कर लेते हो तो आप गर्म पड़ जाओगे, सीधी सी बात है। अंदर अगर आप गर्मी ले लोगे तो आप गर्म हो जाओगे, और अंदर से गर्मी निकाल दोगे तो ठंडे हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो छेद होते हैं लगातार पानी को वाष्पित करते रहते हैं, इसीलिए। और वाष्पित कैसे होगा, वो गुप्त ऊष्मा ले लेगा इसके अंदर से। गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट ले लेगा। मान लो आप लेटेंट हीट लिखना भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको गर्म होना है, अगर इसको इवापोरेट होना है, वाष्पन में परिवर्तित होना है, तो उसे ऑफ कोर्स उतनी गुप्त ऊष्मा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो फिक्स है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट हर किसी चीज की फिक्स रहती है। तो ये छोटे छोटे छिद्र क्या करते हैं, लगातार ये पानी को बाहर फेंकते रहते हैं, जो दिखाई नहीं देता, ठीक है। वाष्प गैस हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए पानी हमारा ठंडा रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है पसीना आना। पसीना क्यों आता है, ताकि हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल रहे, ठीक है। नहीं तो अगर आप लगातार हीट गेन करते जाएंगे, गेन करते गए तो आप बीमार पड़ जाओगे। ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। गर्मी शरीर में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर 90 जो भी होता है, 94 जो भी नॉर्मल होता है, 37.2 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है, वो नॉर्मल रहना चाहिए। अगर वो ऊपर होता है तो डॉक्टर आपको बुखार बोल देता है, आराम करने के लिए कहता है, ठीक है। हमें भी अजीब सा फील होता है, फिर थका थका महसूस होता है शरीर। तो बॉडी का टेम्परेचर इसीलिए मेंटेन रहता है क्योंकि हमें पसीना आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पसीना नहीं आएगा तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हम ज़्यादा हीट गेन कर लेते हैं, ऊष्मा हमारे अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो पसीना आता है। जब नहीं होती तो पसीना नहीं आता है। लेकिन वो भी खतरे की घंटी है। अगर ठंड आपको लग रही है, पसीना तो नहीं आएगा ठंड में, लेकिन वो भी खतरे की घंटी है। आपका शरीर कब तक उस ठंड को सहेगा। हमारे भी तो शरीर की एक क्षमता है, एबिलिटी है उतने ही झेलने की। तो यही है कि अच्छा, ये पसीना आना, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है वाष्पन का। दूसरा है कॉटन क्लोथ। सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र, एक कॉटन जो है आपका गुड एब्जॉर्बर है, किसका, वाटर का। पानी तो सुखाना है हमें, ठीक है। शरीर में पसीना आएगा तो जो सूती वस्त्र होता है वो जल का एक उत्तम अवशोषक है, यानी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। इसीलिए कॉटन, सूती वस्त्र हमें पहनने चाहिए। नायलॉन वगैरह के नहीं पहनने चाहिए, वो ज्यादा मतलब पसीना जो है ना वो लाते हैं, ये पसीना सोखते हैं। जैसे आपका वेस्ट है, बनियान जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो कॉटन का बना होता है, तो वो पसीने को सोखने में मदद करता है, और आपके शरीर का पसीना निकलेगा, उसमें चला जाएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यही है बस कि उत्तम अवशोषक है, इसलिए शरीर से निकला जो पसीना है वो अवशोषित हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसमें, कॉटन के कपड़े में, और बाद में वो इवापोरेट हो जाएगा कपड़े से, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल दूसरा। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है डेजर्ट कूलर। ये आपके पीछे सारे बुक के क्वेश्चन है, आपकी सारे के सारे आपकी बुक के क्वेश्चन है। आप देखेंगे, किताब पढ़ेंगे, सारे के सारे बुक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन यही है कि डेजर्ट कूलर शुष्क दिन पर अधिक अच्छा शीतल क्यों करता है। गर्म तथा शुष्क दिन, यानी हॉट एंड ड्राई डे। हॉट मतलब गर्म, ड्राई मतलब सूखा। अब ड्राई होगा तो जो आर्द्रता होगी, यानी ह्यूमिडिटी, निम्न मतलब लो, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, और गर्म है हॉट, यानी टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा उस दिन, ताप जो है वो ज्यादा होगा। और क्या है, हमें इवापोरेशन, वाष्पन के लिए यही दो कंडीशन नहीं चाहिए अच्छा होने के लिए, एक चाहिए वैसे तो, यहाँ पर दोनों मिल गई। अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम है, आर्द्रता कम है, तो इवापोरेशन बढ़ रहा था, पीछे अभी हमने देखा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी आपका इवापोरेशन, वाष्पन की दर जो है वो बढ़ रही थी। तो हमें तो दोनों हमारे फेवर में आ गए, हमारे, ठीक है, फेवर में आ गए। तो हमें यही तो चाहिए था। तो ये क्या होगा, ह्यूमिडिटी लो है, आर्द्रता निम्न है, और आपका टेम्परेचर ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी वाष्पन की जो दर है वो बढ़ जाएगी, और आपका डेजर्ट कूलर ज्यादा ठंडक, शीतलन आपको प्रोवाइड करेगा, यानी शीतलन ज्यादा करेगा, हिंदी में यानी शीतलन ज्यादा पैदा करता है। तो ये था आपका चैप्टर मैटर अराउंड अस, जो था आपके मैटर इन और सराउंडिंग्स, हमारे परिवेश में द्रव्य। तो ये था आपका लेक्चर 3, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। नेक्स्ट
जो लेक्चर होगा उसमें हम एनसीईआरटी के और एक्स्ट्रा जितना हो सकेगा वो हम क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके लगभग इस अगर आपने वीडियो को समझा, अच्छे से देखा तीनों लेक्चर्स को, बिल्कुल आप आराम से एक एक क्वेश्चन आप लगा देंगे। एक आध किसी में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे जिसका आपको घनत्व ना पता हो, घनत्व मतलब डेंसिटी, एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती ही आती है। एनसीईआरटी हर बार ये करता है कि आप अपने से कुछ सर्च करें, ढूंढें, गूगल पे ढूंढें, दूसरी किताबों से पढ़ें। एनसीईआरटी ये चाहता है, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, क्यूरियोसिटी आपके अंदर जागेगी। तो ये था हमारा चैप्टर, आपको पसंद आया हो, ऑफ कोर्स समझते हैं हम कि पसंद आया होगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, किसी की हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।